गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करा था कि क्या होती है सोल्युबिलिटी। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट एक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। फिर हमने उसके कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने सोल्युबिलिटी जो पढ़ी थी, गैस इन लिक्विड पढ़ी थी, कि जो हमारा सोलवेंट था वो लिक्विड था और जो सोल्यूट था वो क्या था, गैस थी। आज हमें पढ़ना है वो हमें सोल्युबिलिटी का ही नेक्स्ट पार्ट, लिक्विड इन लिक्विड। सोलवेंट क्या है, लिक्विड, और सोल्यूट भी क्या है, हमारे पास लिक्विड है। तो सबसे पहले जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। और जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं, जब हमें लिक्विड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है तो हम यहाँ पर कौन से सब्सटेंसेस लेके चलते हैं विच आर वोलेटाइल इन नेचर। कौन से सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस लेके चलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। यानी कि वो सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो खुद ही वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, इजीली इवेपोरेट हो जाएं, उन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो हमें यहाँ पर उन्हीं सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। द पार्शियल प्रेशर exerted by any volatile or gas on the substance of any liquid, on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition। देखिए आपने यहाँ पर कंडीशन कौन सी रखनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन रखनी है। और मेन जो आपको याद होना चाहिए, जो सोलवेंट लिया है वो कैसा, वोलेटाइल। देखिए क्या कह रहा है, सपोज आपने एक बीकर लिया, यहाँ पर आपका वोलेटाइल सोलवेंट है। अब क्या होगा, हमने वोलेटाइल सोलवेंट, वो सोलवेंट जिसके खुद के ही कुछ ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हों, तो अब क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है यानी कि जो वेपर हैं, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये हमारा लिक्विड का सरफेस और ये गैस मॉलिक्यूल जो कि खुद इस लिक्विड के हैं, वो इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर। यानी कि पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी वोलेटाइल वेपर और गैस, जो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, कोई लिक्विड या फिर हम बोले सॉल्यूशन विच इज़, जो क्या हो उस नेचर में वोलेटाइल हो। और ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम स्टडी करते हैं। तो अब हमें कुछ जो 11th में जो हमने वेपर प्रेशर के बारे में टर्म्स पढ़ी थी, उन्हीं को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमने लिखा है वो हमारा लिखा है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का आप कैसे पढ़ेंगे, हमने कहा ये कोई बीकर है, यहाँ पर हमारा लिक्विड है और ये इसका सरफेस है, और यहाँ पर इसके खुद के ही कुछ ना कुछ गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, और जब आप नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यानी कि इसको क्या करोगे, हीट करोगे, ये हमारा लिक्विड था और यही इस लिक्विड के जो गैसेस मॉलिक्यूल है। अब देखिए आप इसको हीट करेंगे, जैसे हम इसको हीट करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में। और जितना ज़्यादा ऊपर वेपर होगा यानी कि गैस मॉलिक्यूल होंगे, उतना ही वो क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे। समझ आ रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही हमारी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। जो हमने लिक्विड लिया है उसका नेचर कैसा है, क्या स्टडी करना है, नेचर ऑफ लिक्विड। यानी कि क्या लिख रहे हैं हम, लिख देखिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लेस। सपोज आपने एक ऐसा लिक्विड लिया है जिसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है। अब अगर आप इसको हीट करेंगे, ऑलरेडी बॉन्डिंग क्या थी, वीक थी। अब मॉलिक्यूल को जैसे आप हीट करेंगे तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमने कहा है कि ये बंद कंटेनर है और जितने यहाँ पर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उतना ही यहाँ पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो देखिए, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट आप एग्जाम्पल लीजिए डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, और सेकेंड आप एग्जाम्पल लीजिए इथेनॉल। देखिए डाई मिथाइल ईथर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि डाई मिथाइल ईथर में क्या फॉर्मूला, CH3O CH3, और इथेनॉल का CH3CH2OH। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक। बट जब भी आप दो मॉलिक्यूल लेंगे इथेनॉल के, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे तो बॉन्डिंग इससे क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। और जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वेपर में कम कन्वर्ट होंगे एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और वेरी इजीली अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, कम है, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इजीली अगर कोई चीज़ या कोई भी लिक्विड जो इजीली गर्म हो रहा है, इजीली बॉईल हो रहा है, दैट मीन्स जो यहाँ पर हमारे उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेज में। तो बॉयल इजीली हो रहा है, तो गैसेज में जितने ज़्यादा गैसेज मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो हम इजीली कह भी देते हैं कि वोलेटाइल वो वाले सब्सटेंसेस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। नाउ थर्ड इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड से क्या कहना चाहता है कि कोई लिक्विड कितना प्योर है। लिखिए, एक लाइन लिखिए, द प्योर लिक्विड has always higher vapor pressure as compared to its solution। देखिए स्टम लाइन को समझते हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्योर लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इट्स सोल्यूशन। लाइक दिस इज़ अ कंटेनर, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ये इसका सरफेस है। देखिए जब हमारे पास प्योर लिक्विड है, आपके पास क्या है, प्योर लिक्विड है, तो ये इसी के गैस मॉलिक्यूल होंगे। तो देखिए ये सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके होंगे, इसी लिक्विड के होंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं इसी के ऊपर क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर। बट अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन, तो इसमें हमें नहीं पता इसमें हमने क्या मिक्स किया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अब क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे। क्योंकि यहाँ पर सपोज ये कोई लिक्विड ए था, तो अब यहाँ पर A+B होगा ना, तो बीच में किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, B के। तो अब जो वेपर प्रेशर लगेगा, देखिए क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सरफेस पे ही मॉलिक्यूल क्या है, कम हो गए। तो प्योरिटी कि कोई लिक्विड कितना प्योर है उस पे हमारा वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहाँ से अब हम इसको अपने सॉल्यूशन चैप्टर में अप्लाई करते हैं और यहाँ से हमारे पास एक लॉ निकल के आती है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो तकरीबन सेम है हेनरी लॉ के, बट दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है कि जब हम हेनरी लॉ, देखिए क्या थी हेनरी लॉ, क्या थी हेनरी लॉ, क्या थी हेनरी लॉ में कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। देखिए यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात कर रहा था, कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस।
और यहाँ भी हम इसी की बात करेंगे कि देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहती है, अभी हम स्टेटमेंट लिखाएंगे कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के ऑफ गैस। बट यहाँ पर लिक्विड और जो गैस है दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट। और जब हम राउल्ट्स लॉ में बात करते हैं हम सेम लिक्विड लेते हैं और उसी के जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं के द्वारा उसके सरफेस पे लगाए गए प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर लिक्विड अलग है और जो गैस उस कंटेनर में प्रेजेंट है वो अलग है। बट इन राउल्ट्स लॉ लिक्विड और जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो सेम होते हैं बट उनकी स्टेट चेंज होती है। देखिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या कहती है, फॉर एनी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस देखिए कैसा सब्सटेंस आपको लेके चलना है, वोलेटाइल सब्सटेंस, द पार्शियल प्रेशर exerted by vapor or gas on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction in liquid और सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन पढ़िए क्या कहते हैं, कहता है फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, ओ माय गॉड, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस, कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वहाँ पर जो वेपर होंगे या फिर कहें हम गैस मॉलिक्यूल होंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड का सरफेस है इसके ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल हैं या फिर वेपर प्रेजेंट हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स, इसी गैस के कितने मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं। समझ आया। एंड वन मोर थिंग, इट इज ओनली वैलिड फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन यही हो जाती है कि देखिए फर्स्ट में लिखता है फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, डेफिनेशन से ये है तो यही क्या हो जाएगी लिमिटेशन, कि ये सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये कह रहे हैं कि वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वोलेटाइल सब्सटेंस हमने लिया यानी कि उसी के वेपर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन वेपर्स के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लिक्विड के अंदर उस गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है। बट यहाँ पर जो हमने लिक्विड लिया था, कोई लिक्विड था और यहाँ पर जो हमने गैस ली थी दोनों क्या थे, अलग अलग। क्लियर है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दो केसेस, जब हम स्टडी करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में तो हम दो केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा केस नंबर फर्स्ट, जब हमारा सोल्यूट क्या है, वोलेटाइल, प्लस जो हमने सोलवेंट लिए हैं वो भी क्या है, वोलेटाइल, और इनसे हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन। देखिए दोनों जब वोलेटाइल हैं तो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, वोलेटाइल। पर देखिए आपको एक कंडीशन समझना, क्या हमने क्या लिया, एक कंटेनर, फिर से यहाँ पर कोई लिक्विड जिसको हमने बोल दिया लिक्विड ए। क्लियर है। अब हमने ये क्या लिया, ये सोल्यूट लिया, हमारा सोल्यूट को हमने बोल दिया सोल्यूट ए। तो यहाँ पर ये जो
वोलेटाइल है तो इस ये जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। हमने कहा ये जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करें उसको हमने बोल दिया पी नोड ए। एंड अगेन इसके लिए भी हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, यहाँ पर एक लिक्विड लिया, ये इसका सरफेस है। अब देखिए ये कोई सॉल्वेंट लिया, इसको हमने किससे डिनोट किया, बी से, तो इसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसको हमने बोल दिया पी बी नोट ए। अब हमने सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को मिक्स करोगे। जैसे आपने मिक्स किया, अब अगर हम बात करें, देखिए ये ए के मॉलिक्यूल्स थे और ये बी के मॉलिक्यूल हैं। अब सरफेस पे सिर्फ ए का ही मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, किसका मॉलिक्यूल हो गया साथ में, ए बी। तो ये सॉल्यूशन, अब जो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल और जो वेपर्स होंगे वो जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो प्योर नहीं रहा। अब सिर्फ एक लिक्विड का नहीं रहा, वो ए का भी और बी का भी। और हमने सबसे पहले वेपर प्रेशर में ये बात कही थी कि वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना हमारा लिक्विड क्या होगा, प्योर होगा। बट अब यहाँ पर देखिए प्योर नहीं रहा, इसके साथ कौन सा लिक्विड मिक्स हो गया है, बी। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब जब हम बात करते हैं, यानी कि प्योर के वेपर प्रेशर क्या होते हैं सॉल्यूशन से ज़्यादा होते हैं। तो जब हमने मिक्स किया, सपोज हमने नाम दिया कि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है बी के लिए हमने कहा एक्स बी, इसके लिए हमने कहा एक्स ए। हम कंडीशन लेके चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं। देखिए आपको कैसे स्टडी करनी है। हम कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो है कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ एस। ये आपने लेट कर लेना है, लेट। ओके तो जब आपने डोल्टन्स लॉ पढ़ी थी, डोल्टन्स लॉ क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डोल्टन्स लॉ, डोल्टन्स लॉ ने क्या कहा था कि जो पी टोटल होता है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर वहाँ पर जितने प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब यहाँ पर पी टोटल यानी पी ए और पी बी। डोल्टन्स लॉ क्या कहती है हमारे पास, डोल्टन्स लॉ कहती है इट इज़ कंटेन्स मैनी गैसेज then total pressure will be equal to the sum of the partial vapor pressure of each component। हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके सम के बराबर हो गया। क्लियर है। अब जब हम इसकी बात करते हैं रॉल्स लॉ में कि हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है फर्स्ट, अब हम यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं फर्स्ट इसके ऊपर रॉल्स लॉ। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड आप इसको क्या लिख सकते हो, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी। देखिए आपको पता है टोटल ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपको ना ऐसी कंडीशन सेट करनी है। हम लेके क्या चले थे कि पार्शियल प्रेशर ए का ज़्यादा है बी से। जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमने देखो क्या किया, पी नोट ऑफ ए एक्स बी, पी नोट ऑफ बी, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाली 1 माइनस एक्स ए, तो आपको क्या मिला, पी नोट ऑफ ए एक्स बी प्लस पी नोट बी माइनस एक्स ए इंटू पी नोट। देखिए कॉमन लीजिए यहाँ से, एक्स बी पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। ठीक है, हमने इसको ऐसे क्यों सेट किया, क्योंकि हमने लेट किया है यहाँ पर कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो क्या है, ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। अगर आप केस रिवर्स करते हो, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पर जो हमें पी टोटल मिलता वो क्या मिलता, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए, सॉरी यहाँ पर हमारा
एक्स ए आएगा। तो जो ये मिलेगा हमें एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए प्लस पी नोट ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। देखिए अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर हम इसके लिए स्टडी करें तो हम इसके लिए लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि देखिए एम एक्स प्लस सी ये हमारा कांस्टेंट हो गया। सी एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम। तो जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ, हमने इसका ग्राफ स्टडी करना है। यहाँ पर हमने लिया एक्स से, यहाँ पर 0 है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, 1। तो हमने ले लिए, एक लाइन यहाँ लगाई, एक्स ए इज इक्वल टू 1, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एक्स बी को 0 कर दें तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लेना है, पी ए। अब देखो वैल्यू पुट करो इसके अकॉर्डिंग, एक्स ए अगर 0 है, इसमें रखिए एक्स ए अगर 0 है तो ये पी ए भी क्या होगा, 0। एक्स ए अगर 0 तो पी ए भी क्या होगा, 0। बट अगर हम एक्स ए की कुछ ना कुछ वैल्यू रखें तो ये यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं, जब एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, वैन एक्स ए इज इक्वल टू 1। देखिए जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जाके क्या मिल जाएगा, पी ए नोट। अब जब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपने केस वही लेके चलना है फर्स्ट, यही वाला, कि हमारे पास क्या है, प्रेशर ए का ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर बी नोट से ज़्यादा है। तो आप लोग जब इसको हम 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी नोट, और जब दोनों को मिट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, पी टी, यानी कि पी ए प्लस पी बी। दिस इज़ द ग्राफ फॉर रोल्स लॉ। क्लियर है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, रोल्स लॉ का, जहाँ पर हमने वेपर प्रेशर को स्टडी किया है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, इट डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट 1 एंड 2। क्लियर है कि कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर हम लिक्विड पेयर विच ओबे रोल्स लॉ, जो लिक्विड पेयर जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। कौन से होंगे आइडियल सॉल्यूशन, विच ओबे रोल्स लॉ, उनको आप क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, बेंजीन प्लस टोलिन। क्लियर है, या फिर हम दे सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोल्स लॉ। देखिए कई बार पूछा जाता है आपके पास रोल्स लॉ के एग्जाम्पल्स के बारे में, कि कहाँ पर रोल्स लॉ फेल हो जाती है और कहाँ पर नहीं। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए वेरी सिंपल, आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ, आज यानी कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन। क्लियर है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है, कि यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा आपका, 0। डेल्टा यानी कि जो हमारी वॉल्यूम होगी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0।
नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन एंथैल्पी। दैट मीन्स क्या समझ रहे हो, देयर इज नो हीट इज एब्जॉर्ब, ना तो कोई इन्होंने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और नो हीट इवोल्व, ना ही कोई हीट इवोल्व हुई है। व्हेन द कंपोनेंट, जब हमने दो कंपोनेंट को क्या किया है, मिक्स किया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड एंथैल्पी ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, कि हमने क्या किया, कैसा था आपके पास, सपोज दिस इज अ कंपोनेंट ए प्लस ये आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके पास बी, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो ये हमारे पास मिला। कैसे आपने देखा, कैसे हमने कहा ये हमारे पास क्या था, सोल्यूट, ये क्या था, सोलवेंट, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए में थे, अगर उतने ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बी में हैं, और जब हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, उसके बाद हमें जो ए बी मिला है, इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी। तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहे, देयर इज नो चेंज। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल दिए थे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कुछ एग्जांपल, कई बार ना क्वेश्चन एग्जांपल से ही पूछा जाता है। बेंजीन प्लस टोलिन, सेकेंड एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, थर्ड ब्रोमोइथीन प्लस क्लोरोइथेन, फोर्थ तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो आपको बाय नेम याद हो जाने चाहिए कि हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन के, और ये हमारे पास किसके हैं। तो देखिए जब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर रॉल्स लॉ के लिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने पहले स्टडी करा था वही सेम ग्राफ आपके पास आएगा, कि फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये आपके पास थर्ड। बट जब आप बात करते हैं किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, किसके बारे में बात करते हैं हम, पहले ही बोला है हमने कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जो हमने ये ग्राफ पढ़ा था, सॉरी, ये जो ग्राफ था, कह रहा है कि जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि वहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। और जब कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो इस ग्राफ को भी ओबे नहीं कर रहा। और ये किसके लिए ग्राफ था, कि पार्शियल प्रेशर कितना था। तो कहते हैं कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, या तो वो इस लाइन ऑफ ओरिजिन से क्या चले जाएंगे अप, या इस लाइन से क्या आ जाएंगे बिलो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन, उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, हमें राउल्स लॉ में डेविएशन मिल जाता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है आपके पास नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है। एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और एक हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, आपके पास हेडिंग बनाइए सबसे पहले, क्या, पॉजिटिव डेविएशन।
रॉल्स लॉ में कैसे डेविएशन आया, पॉजिटिव डेविएशन आया, तो कहता है आपका जो व्हेन वेपर प्रेशर इज हायर देन रॉल्स वेपर प्रेशर, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि जो ग्राफ है अप की तरफ चला जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, क्या था, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था, आना ये चाहिए था, बट डज नॉट ओबे आइडियल रॉल्स लॉ। तो ये जो लाइन यहाँ आने की बजाय कहाँ चली जाएगी, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन, कुछ कंडीशन होती है कि जो ये किसके लिए ग्राफ था, सॉल्यूशन के लिए पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है, यानी कि सॉल्यूशन क्या बना, ए बी, उसमें जो इंटरेक्शन होगी वो कम हो जाएगी जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट थे ए और बी के अंदर जो इंटरेक्शन थी। क्लियर है, यानी कि जब हमने दोनों को मिक्स किया, एक सॉल्वेंट ए और दूसरा सॉल्वेंट बी, जब हमने दोनों को मिक्स किया और यहाँ पर जो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब इंटरेक्शन क्या हो गई, कम, देखिए पहले ही बताया था कि जब इंटरेक्शन कम होगी, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगे, कम होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इथेनॉल एंड एसीटोन, और क्या बोल सकते हैं आप, एसीटोन को हम डिसॉल्व कर दें CH2 में, वाटर या फिर अल्कोहल। पर जब हम बात करते हैं कि इसकी नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका ये जो ग्राफ जो ऐसे आना था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने, जो हमारे पास दो, एक ए था और एक हमारे पास बी लिक्विड था वोलेटाइल, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बना ए बी। कहते हैं कि जब हमने दोनों को मिक्स किया तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो जाती है, ए बी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, यानी कि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन कम हो जाएगी इंटरेक्शन ऑफ ए बी से। क्लियर है।